माही कोचिंग सेंटर चल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर पूछे गए एनटीपीसी के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आज का क्वेश्चन 27/1/2021 के सेकंड शिफ्ट का है और ये सीट नंबर 14 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक खेल के मैदान में 15 मीटर तथा 30 मीटर ऊँचे दो खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले दो खंभा बना लेते हैं, एक है 15 का और एक है 30 का, तो थोड़ा 30 वाला बड़ा बनेगा। कहता है कि दोनों के पाद बिंदु यानी नीचे वाला जो भाग है वो दोनों के बीच में 36 का मीटर का दूरी है। तो कहता है कि दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी, ये दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक आयत बना लेंगे। ये 36 तो ये भी 36, ये 15 तो ये भी 15। तो 30 में 15 घटेगा तो इधर भी कितना बचेगा, 15। अब देख रहे हैं कि ये 36 तो ये भी 36। अब ये हो गया 36, ये हो गया 15 और ये निकालना है। तो हम लोग आराम से पाइथागोरस का यूज़ करके यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके देखते हैं कर्ण कितना आएगा। 36 का स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर 96, हाथ में एक और 25 26 12 यानी 1296 और प्लस 225, 6 5 11, हाथ में बचा एक, 12 हाथ में बचा एक, 5 और एक, यानी तो 1521। अब 1521 किसका होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1521 जो है या तो ऑप्शन में ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, क्योंकि सी तो होगा नहीं, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 और 38 का स्क्वायर भी 88 64, यानी पहले इकाई में 4 मिलेगा। अब ये दोनों में से भी 39 नंबर सही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 1600 से तो कम ही है ये, तो 1600 से कम है तो 39 का होगा। तो निकाल लेंगे इसको 39 गुना 39 करके भी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 39 मीटर। समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट इसमें आदमी बना इसलिए नहीं पाता है क्योंकि वो सोचता है कैसे निकलेगा, फिगर तो बना ही नहीं रहा है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में फिगर बनाना चाहिए, उसके बाद अपने आप रास्ता मिल जाएगा कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक तार को 22 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग रूप में है। यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में बनाया जाए, यानी पहले एक वर्ग है, एक तार से बना हुआ एक वर्ग है, और फिर कहता है कि इस वर्ग को क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। तो अगर ये इससे इस तार से ये बनाया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो तार का लंबाई था, यही लंबाई से तो ये बनेगा, यानी दोनों कंडीशन में जो बराबर होगा वो होगा परिमाप, यानी जो तार का वर्ग बनाते समय परिमाप था वही परिमाप जो होगा लंबाई वो वृत्त का भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना होगा, √22। अब यहाँ तक तो पता चल गया। अब हमको परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, तो भुजा तो √22 है, यानी ये आ गया परिमाप। किसका परिमाप आ गया, तो ये आ गया वर्ग का परिमाप। अब यही परिमाप जो होगा वो वृत्त का होगा, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr बराबर, यही परिमाप हो गया वृत्त का। तो यहाँ से हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए r चाहिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया 2 बार में, तो ये बचेगा 2√22। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पाई को नहीं तोड़ रहे हैं, पाई को बाद में तोड़ लेंगे, πr। ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया मेरा त्रिज्या। अब इसी त्रिज्या का यूज़ करके हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई को रहने देते हैं, आर स्क्वायर के जहाँ पर इसको स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और √22 का स्क्वायर 22। अब बट्टा में पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर यानी पाई, और आर का स्क्वायर में, सॉरी आर कहाँ से आ गया, आर तो हटाना था ना, हाँ यहाँ पर ओनली कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई में बस। अब यहाँ पर क्या है कि पाई और पाई कट गया, तो 4 गुना 22, अब पाई का मान रखते हैं तो 22 और ऊपर 7, ये और ये कट गया, तो हम कह सकते हैं 7 चौक 28,
ये क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर एक बार समझाते कैसे बना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े तो हम समझ गए कि दोनों आकृति का परिमाप बराबर होगा, तो पहले हम लोग परिमाप निकालना था। तो देखते हैं वर्ग का हमको क्या दिया हुआ था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से भुजा निकाले, भुजा को 4 से गुना किए, परिमाप निकला, और वही परिमाप हो जाएगा किसका, वृत्त का, जो कि 2πr होता है। तो वहाँ से r निकाले तो r निकला 2√22/पाई। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, πr²। r का मान बैठा दिए, काटकूट किए, आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 42 सेंटीमीटर है। पहली बात, एक समचतुर्भुज किसको बोलते हैं? तो समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर पूरा ये जो परिमाप है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का लंबाई ये दिया हुआ है 116। तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो मिलेगा 29। तो हम समझ गए ये भी 29, ये भी 29, ये भी 29 और ये भी 29। तो यहाँ पर जो भुजा निकल गया और एक विकर्ण का लंबाई दिया, विकर्ण इसको बोलते हैं। ये पूरा 42 है तो हाफ कितना होगा, इतना सा, तो 42 का आधा हो जाएगा 21। अब हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करके ये जो बचा हुआ ये आधार है उसको निकालेंगे। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ऐसे तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 29, 21, 20। तो यहाँ जो निकलेगा वो 20 निकलेगा, यानी हम कह सकते हैं ये 20 है। अगर ई 20 है तो पूरा कितना होगा, 40, और ये तो दिया हुआ था पूरा कितना, 42। तो हम कह सकते हैं D1 है 42, D2 है 40, और बोला था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है D1 × D2/2। तो 42 गुना 40/2, 840, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तो सिर्फ कैलकुलेशन है। 2.1 × 2.1, 21 का स्क्वायर होता है 441। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ गया, यहाँ गुना होगा तो 2 और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 0.36। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऐसे ही बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 0.6। आराम से क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़कर इधर घटा देंगे और जो कटेगा काट के आंसर ले आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि ये सभी 8:20 में एक साथ बदली थी तो फिर दोबारा एक साथ कब बदलेगी? तो हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि सेम ये तीनों किससे कटेगा, इसके लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे तो देख रहे हैं 12 से सब डिविजिबल है। ये 4 बार में, 6 बार में, 9 बार में। अभी भी 2 से कट रहा है, 2, 3 और 9, फिर 3 से कट रहा है, 1, 3, 2। आराम से कैलकुलेट करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 छके 72, 432। तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम 432 आया। 432 क्या आया, सेकंड। 432 सेकंड के बाद ये दोबारा जलेगा, तो 60 से भागा देते हैं इसको पहले मिनट बदलने के लिए। तो ये कितना बार में कटेगा, तो 6 सत्ते 42, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वो दोबारा जलेगा। तो पहला बार कितना बार जला था 1 मिनट में, 8:20 में। तो अगला बार हो जाएगा 8:27 और 12 सेकंड। ये डैट पूरा हू बहू आर.एस. अग्रवाल का पूछा हुआ क्वेश्चन जो है वही दिया हुआ है, यहाँ तक कि डिजिट भी सेम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमी काम पे लगाया
200 दिन के बाद उसे पता चला कि केवल 4.5 नहर की खुदाई हो पाई है, तो उस समय पर उस कार्य को पूरा करने के लिए और कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने होंगे। तो पहले वो जो है कितना आदमी लगाया था, तो पहले वो लगाया था 45 आदमी, और क्या देखा कि 45 आदमी लगाने के बाद जब 200 दिन तक काम उन लोग से कराया तो काम अभी तक 4.5 ही हुआ है। तो और कितना आदमी, तो मान लेते हैं एक्स आदमी टोटल, अभी हम टोटल लेते हैं बाद में घटा लेंगे कितना आदमी और लगाया था, एक्स आदमी, और दिन बचा हुआ 150, क्योंकि 350 का ठेका 200 हो चुका है, तो 150 दिन में, और नहर बनाना 12 किलोमीटर, 4.5 बन गया, तो बचा कितना 7.5 बनाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गया, नीचे नीचे पॉइंट कट गया, ये हो जाएगा कितना 15 तिया 15 पचे, ये से कट गया 30 बार में, और ये से कट गया 15 बार में, 15 से ये कट गया 15 दूनी 30, और ये से कट गया 100 बार में। तो हम कह सकते हैं टोटल 100 आदमी। तो बोला था और कितना अतिरिक्त, तो पहले से कितना आदमी मौजूद था 45, तो 100 में 45 घटा दिए, तो और कितना आदमी को लेकर आया था 55 आदमी को लगाया, जिससे काम सही समय में पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसो और लौसो 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 आता है। तो यहाँ पर HCF पहले से दिया हुआ है कि HCF कितना है 44, LCM कितना है 264, और फिर कहता है कि जो पहली संख्या है अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 44 आएगा। तो 44 दूनी 88, यानी 88 को 2 से भाग दिया हो तब ना 44 आया होगा। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या कितना होगा, ये 88। अब तो ये बहुत आसान से बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। अब यहाँ पर सब बैठा देंगे, पहली संख्या 88 दिया हुआ है, दूसरा नहीं जानते तो x, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 264, ये इससे 2 बार में, और 2 से कट गया 132, तो 132 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दी गई आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आखिर आंकड़ों का माध्य कैसे निकलता है, इसको हम लोग 3 कॉलम के रूप में बनाते हैं। पहला लिखते हैं आंकड़ा, फिर है बारंबारता, उसका निकालते हैं संचय बारंबारता। तो यहाँ लिखते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 40 और 45। इन लोग का बारंबारता में दिया था 2, 4, 3, 7, 6, 3, 5। अब इससे हम लोग सबको मल्टीप्लाई करके संचय बारंबारता निकालते हैं। तो 10 दूनी 20, 15 चौक 60, 20 तिहाई 60, और ये 175, 180, 120, 45, 9 दूनी 18, 225। अब क्या करेंगे कि ये सबको जोड़ देंगे। ये सबको अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, तो 20 और 60, 80, 80 और क्या दिया हुआ है 60, 140, 140 और 75 में 315, फिर 180, फिर 120, फिर 225, कुल मिलाकर आ गया 840। उसी प्रकार इसमें भी जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ने पर कितना मिलेगा, 2, 4, 6, 3, 9, 7, 16, 16, 6, 22, 22 और 8, 30। अब हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है, इसको इससे भाग दे देंगे। ऐसे तो लिखा जाता है सिग्मा FI/XI बटा सिग्मा FI। तो यहाँ पर आराम से हम लोग 840 भागा 30 कर देंगे, तो ये और ये कट गया, कितना बार में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 बार में। तो आंसर कितना हो जाएगा एवरेज 28। ऐसे इतना कि सब नहीं जानते, ये तो सिंपल है, पिछला भी क्वेश्चन में ऐसा बता चुके हैं। तो हमेशा क्या करेंगे, संचय बारंबारता का योग को बारंबारता के योग से भाग दे देंगे। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण। एक मीनार का पाद बिंदु मतलब होता है नीचे वाला जगह, ओरिजिन जहाँ पर इसका ज़मीन से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से 120 मीटर के दूरी पे
एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण था 60 डिग्री। तो बोल रहा बताइए मीनार की ऊंचाई। तो हम देख रहे हैं कि ये आधार है, ये लंब है, इसका मतलब 10 का यूज़ होगा। तो 1060 बराबर h/120। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, 1060 का मान होता है √3, 120 से गुना होगा तो आंसर हो जाएगा 120√3। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि 54/9 इसको तोड़ेंगे तो 17×51 यानी 60/17 और उसके बाद 36/51 का कहता है कि HCF निकालिए। HCF निकालना हो बट्टा में तो ऊपर यानी अंश का HCF निकालते हैं और हर का LCM, या फिर अगर LCM निकालना हो तो अंश का LCM और हर का HCF निकालते हैं। इस प्रकार हम लोग किसी भी भिन्न का HCF और LCM को निकालते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर में है तो उसको हम लोग आराम से अगर सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं पहले कट रहा है तो काट के छोटा कर लेते हैं। जैसे कि ये से कट रहा है कितना बार में 6/1, ये नहीं कट रहा है 60/17 और ये कट रहा है 3 से अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से काटने पर 12 और बट्टा में ये 17। अब ऊपर वाला का HCF यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों कट जाए तो 6 हो जाएगा और नीचे में LCM निकालेंगे तो 17। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 6/17। अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं की लंबाई अगर 30 और 24 है तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समलंब का मतलब क्या हुआ, कुछ इस प्रकार की आकृति जिसमें दो भुजा आपस में पैरेलल होता है। तो एक दिया हुआ है 30 और एक दिया हुआ 24। अब बोल रहा है दोनों के बीच की दूरी h पूछ रहा है। दोनों के बीच की दूरी यानी सबसे छोटा दूरी को h बोलेंगे। तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का यानी 540 बराबर 1/2 इंटू B1 + B2 यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग गुना h। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ सब, तो 540 गुना बराबर 1/2। एक भुजा 30 है और एक भुजा कितना दिया हुआ 24। तो 30 और 24 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 54 इंटू h। ये इससे कट गया 27 बार में और 27 से कट गया 20 बार में। तो हम कह सकते हैं h बराबर 20। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर है तो इस भूखंड के चारों ओर 85 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने का लागत क्या होगा। तो तार निकालने के लिए हम लोग को परिमाप निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात 11,025 जो है वो आखिर किसका स्क्वायर है, तो हम जानते हैं यहाँ पर 55 मिल रहा है। तो ये जो है तो हम लोग देख रहे हैं कि 25 साइड में, इसका मतलब 25 में कोई इकाई 5 है और ये 110 वो हम लोग 10 और 11 गुना करने से होता है, यानी कि ये 105 का स्क्वायर है। कैसे समझे 105 का स्क्वायर है, तो क्या करते हैं जब भी हम लोग किसी भी इकाई अंक जिसका 5 रहता है वहाँ पर स्क्वायर निकालने के लिए पहले 5 का स्क्वायर करते हैं 25 और 5 में एक बढ़ाकर गुना करते हैं, 5 × 30। तो हम कह सकते हैं 55 का स्क्वायर 3025 होगा। वैसे ही मान लेते हैं 75। तो 75 में 5 का स्क्वायर 25 और 7 में एक बढ़ाएंगे 8, 7 × 8 = 56 यानी 56/25। तो यहाँ पर जो 105 है तो यहाँ से पता चल रहा है कि 110 क्या चीज़ को गुना करने से आएगा, तो 10 और 11, यही कारण है 10 और 5 यानी 105 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया कि हम लोग जान गए कि जो भुजा है वो 105 है। अब हमको क्या करना है, तो रास्ता में साइड का प्रति मीटर में तार लगाना है। तो हम लोग जानते हैं परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 यानी 420 और 1 मीटर इसका दाम 85 है तो 85 से गुना कर देंगे। तो जो 42 और 85 को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35,700। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन 13, यदि ब्याज की दर पर पहले वर्ष 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% वार्षिक ब्याज हो तो 25 राशि 3 वर्ष का CI क्या होगा। यानी 25,000 अगर हम किस कर्जा लिए और पहला साल लगा 104, दूसरा 106 और दूसरा था 105 और तीसरा था 106। अच्छा, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख दिए। उसके बाद हम लोग तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया। 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट गया। 4 से काटेंगे ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 24, 26 बार में कट गया। उसके बाद अगर इसको हम लोग काटते हैं 2 से तो 5 बार में और ये हो जाएगा 53 और ये से कट जाएगा। तो यानी कि 26 गुना 53 गुना 21, 26, 53 और 21, अगर ये तीनों को हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, 26 गुना 53 गुना 21, 28,938। तो इसको 25,000 में घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 3,938। ये इसका ब्याज हो जाएगा। समझ आ गया होगा, ये नॉर्मल फार्मूला से ही बना दिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 7,000 की कुछ राशि 6% और शेष को 4% की दर पर उधार दिया गया। 7,000 का कुल राशि 5 वर्ष के साधारण ब्याज पर 1,600 ब्याज था, 1,600। तो बोला 6 वाला पैसा कितना था। तो हम देख रहे हैं एक ही पैसा को 2 अलग अलग में बांटा गया, रेट अलग अलग है और जिससे कुल ब्याज 5 साल में कितना मिला है तो 1,600। तो मान लेते हैं कि अगर 7,000 6% के में दिया जाता तो ब्याज कितना होता है 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज होता 420। यदि अगर 7,000 1 साल के लिए 4 का रेट से दिया जाता तो ब्याज कितना होता 280। लेकिन 5 साल में टोटल ब्याज है 1,600, तो 5 साल में 1,600 तो 1 साल में कितना 320। अब देख रहे हैं कि एलिगेशन में इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से कि अगर ये 120 होता, ये 280 और ये कितना 320, ये इससे माइनस होगा 100 और ये इससे माइनस होगा तो 40, ये इससे कट गया 2:5। तो हम कह सकते हैं जो पैसा था वो 2:5 में बांटा गया था। तो कौन वाला पूछ रहा है, तो पूछ रहा है 6 वाला बताइए, यानी 42 साइड वाला का। तो ये 6 वाला का अनुपात हो जाएगा 2/7 अगुना टोटल रकम कितना था, तो टोटल जो पैसा था वो कितना था तो 7,000 था, इंटू 7,000 तो आंसर हो जाएगा 2,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसको एलिगेशन से बना दिया। एलिगेशन कैसे बनाए, तो पहले ही बोल दिया था कि 7,000 का कुछ पैसा 6 का रेट से और 7,000 का बाकी पैसा 4 का रेट से दिया गया, तो 5 साल में 1,600 रुपया ब्याज मिला। तो हम लोग 1 साल का ब्याज निकाले कि अगर 7,000 6 का रेट से पूरा देते तो 1 साल में 420 और 7,000 4 का रेट से थे 280, जबकि 5 साल का ब्याज है 1,600 तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 320। अब हम लोग एलिगेशन में लिख दिए तो अनुपात निकल गया, जिसका पूछा था ऊपर कुल को नीचे और उन्होंने रकम से गुना कर दिए तो 2,000 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि p(x³ + x² - 2x - q) को x - 1 तथा x + 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो p और q का वैल्यू यहाँ पर 2 बार डिवाइड करने के लिए बता दिया है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पर बोल रहा है p(x³ + x² 2x - q) को बोल रहा है अगर x - 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, इसका मतलब बराबर में लिखेंगे 0। अब एक बार लिख रहे हैं x - 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आया 1। अब 1 रखेंगे इसमें तो हो जाएगा p + 1 - 2 - q बराबर 0। तो p - q बराबर कितना होगा, तो 1 में 2 घटेगा -1, ये हो जाएगा 1। एक समीकरण मिल गया। सेम उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पर x + 1 था तो x का मान अब हम लोग कितना रखेंगे -1 रखेंगे तो एक और इक्वेशन देखने को मिलेगा, तो -1 रखते हैं इसमें। तो x का क्यूब हो जाएगा -p, फिर 1 माइनस प्लस बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -p - q बराबर -3। तो p + q बराबर कितना हो जाएगा 3।
अब दो इक्वेशन हमको मिल चुका है और हमसे पूछा जा रहा पी क्यू दोनों का वैल्यू। तो 2p बराबर 4, तो p का वैल्यू हो जाएगा 2 और 2 में क्या जोड़ेंगे जो 3 आएगा तो 1। तो हम कह सकते हैं आंसर हो जाएगा p बराबर 2 और q बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे कर रहे हैं फिर से समझाते हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ था पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्यू स्क्वायर टू 0। 0 कहाँ से आया तो बोलता अगर x प्लस 1 से भाग दीजिए चाहे x माइनस 1 से, ये पूरा कटेगा इसका मतलब शेष नहीं बचेगा। जब शेष नहीं बचेगा तो बराबर में 0 लिख देंगे। अगर शेष बचता तो उधर जितना शेष बचेगा उधर उतना लिखेंगे। अब दोनों बार x का मान पुट के दो इक्वेशन निकला, पी और क्यू का वैल्यू निकाल दिए, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि x और y का मान दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो पहले हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं कि आखिर ये होगा कितना। परिमेयकरण करते समय नीचे का साइन को उल्टा करके दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर में a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे में 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा। तो 4 प्लस 2√3 अब बट्टा में 2। अब 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ऊपर मिलेगा 2 प्लस √3। अब यहाँ आ गया x का मान 2 प्लस √3, तो ज़रूर y का भी मान यही आएगा, बस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर माइनस चेंज दिया हुआ है, यानी y का मान हो जाएगा 2 माइनस 3। अब यहाँ पर क्या पूछा था, तो यहाँ पर पूछा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स का मान निकला था 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में प्लस का साइन हो तो फॉर्मूला होता है क्या 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला के थ्रू आसान कर लेंगे। 2a का मान हो गया 2 का स्क्वायर 4 और फिर 3 √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 7 दूनी 14। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 17 में कहता है कि 3√2 माइनस 2√3 बटा 3√2 प्लस 2√3 को a प्लस बी √6 यानी b का मान निकालना। कल ही ये क्वेश्चन पिछले दिन बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि दो a और b दिया हो तो एक समीकरण से सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए इसको हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग पहले जो संख्या शुरू में दिया हुआ है उसको भी इस रूप में लाना पड़ेगा। तो पहले परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करते समय हम लोग जानते हैं कि जो हर होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ये करने का मेन जो लॉजिक होता है वो है कि नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी मिल जाए, जिससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रूट जो है बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं सेम है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 4 तिया 12 माइनस 2ab 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 रूट। अब बटा में यहाँ भी हो जाएगा नीचे में 18 माइनस 12। अब ये कितना हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 12√6 और नीचे में क्या बचेगा, तो नीचे में 6, दोनों में कॉमन लेके 6 को काट देंगे तो ये 5 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में। तो हम कह सकते हैं 5 माइनस 2√6 ये आ गया। और हमसे बस यही तो पूछा था कंपेयर करने के लिए क्या दिया था, तो देख सकते हैं कंपेयर करने के लिए लिखा था a प्लस बी √6। तो ये जो निकला है वो किसके बराबर होगा, तो ये जो निकला है वो a प्लस बी √6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये और ये सेम जैसा लिखा हुआ है, यानी a का मान हो जाएगा 5 जबकि b का मान हो जाएगा -2। तो जो भी पूछेगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या पूछा था, तो यहाँ पूछा था कि b का मान बताइए, तो आंसर होगा -2। माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे, माइनस ही तो यहाँ खेल बिगाड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि दी गई आंकड़ों का माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। माध्यिका के लिए हम लोग पहले संख्या को आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, तो सबसे छोटा अगर देखेंगे तो 16, फिर 18, फिर 20, फिर 25, फिर 25, फिर 28, फिर 35
और फिर 38। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या, इसका मतलब मिडिल में 2 नंबर आएगा, इधर से 3 इधर से 3, तो ये दोनों आया। अब 25 और 25 को जोड़ेंगे तो 50 का आधा हो जाएगा 25, तो हम कह सकते हैं इसकी माध्यिका हो गई 25। और रहा बात बहुलक का, तो बहुलक बहुलता, जिसकी ज़्यादा बहुलता होती है, सबसे ज़्यादा कौन नंबर रिपीट हुआ, 25 ही, तो ये दोनों का योग हो जाएगा 50। माध्यिका भी 25 और बहुलक भी 25, जोड़ने पर ये हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक लड़के को 495 को 36 से गुना करना था, परंतु प्रश्न में के दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ लेने के कारण उसका उत्तर 16,740 आ गया। तो उसने किस अंक को गलत पढ़ा था? ये क्वेश्चन जो है ऐसे बना पाना बहुत मुश्किल है कि कौन नंबर चेंज किया होगा, फिर नंबर भी तो नहीं बता रहा कि किससे चेंज किया है, तो इसमें ज़रूर कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। और लॉजिक हम लोग अगर इसका देखेंगे कि जब हम इसको नहीं बना पा रहे तो ऑप्शन लेने का जब सोचेंगे तो पहला ही ऑप्शन 7 बोल रहा है, तो हम तो देख रहे हैं कि 495 और 36 को गुना करने बोला था, तो 495 और 36 को गुना करने में 7 यहाँ है कहाँ, 7 को कहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो 7 ऑप्शन होगा नहीं। अगला ऑप्शन बोला 8, 8 भी देख रहे नहीं है, तो 8 को किससे चेंज करेंगे, 8 तो है ही नहीं, तो चेंज कैसे करेंगे। फिर देखते हैं 9, तो देख रहे हैं हाँ 9 है, 9 जो है वो 495 में 9 है, 9 को चेंज किया जा सकता है। और फिर बोलता है आखिरी ऑप्शन 2, तो देख रहे हैं 2 भी ऑप्शन यहाँ पर कहीं नहीं है, तो यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन ऐसा जो 9 है जिसको हम बदल सकते हैं, अदर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9। अब 9 में सोच के हम लोग ला सकते हैं, बट अगर नहीं तो अगर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन अगर सेम मिल जाता है ना जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको बना पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, नहीं बराबर बनता ये। तो इसमें यही लॉजिक था, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन यही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2/7 पे पावर -3 इंटू 2/7 पे पावर -5, अब फिर इधर भी 2/7 पे पावर -3m + 1 में m का मान, तो हम लोग जानते हैं जब संख्या सेम होता है तो पावर जुटेगा, तो हम कह सकते हैं कि 2/7 पे पावर -3 -5 जुट के हो जाएगा -8। और इधर भी लिखा हुआ 2/7 पे पावर -3m और +1, जब दोनों संख्या बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं -8 बराबर -3m + 1, +1 इधर आके अगर जाएगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -9, माइनस माइनस कट गया और इससे कट गया 3 बार में, तो हम कह सकते हैं m का मान हो जाएगा 3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं, खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। नॉकआउट का मतलब होता है कि जब 2 टीम आपस में लड़ती है तो जो टीम हारेगा वो बाहर हो जाएगा, नॉकआउट है ये। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो हम देख रहे हैं 125 आदमी हैं, तो कम से कम सब 2-2 करके आपस में लड़ेगा, तो देख रहे हैं अगर 2-2 करके लड़ेगा तो 62 खेल होगा और एक टीम बचा हुआ रहेगा, क्योंकि 124 का तो भाग होगा लेकिन 125 का तो भाग नहीं कर सकते ना 2 से, तो 62 मैच हुआ और एक आदमी और जुड़ गया, यानी टोटल हो गया अब 63 टीम, क्योंकि पहले 62 को खेल में 62 टीम सिलेक्ट होगा और 62 टीम रिजेक्ट होगा, तो बचेगा 62 और एक टीम बचा हुआ था तो 63। फिर 63 को भी अगर हाफ करेंगे तो 63 भी हाफ नहीं होगा, 62 का हाफ होगा 61 और एक टीम साइड रहेगा, तो कुल मिलाकर टीम कितना हो गया, तो ये टीम हो गया 32, यानी 31 + 1 32 हो गया। अब 32 टीम का आधा करेंगे तो 32 का आधा होगा 16, 16 का आधा होगा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, इस प्रकार टीम डेड नॉकआउट होते होते लास्ट में एक टीम विनर होगा। तो पहले कितना मैच खेला गया, तो 62, फिर कितना खेला गया 31, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, सबको जोड़ देंगे तो 62 31 93 93 16 109 109 और 110 और इधर हो गया 14, यानी 124, टोटल 124 मैच खेला जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं कि बचपन में कोई भी टूर्नामेंट करवाता है तो उसमें भी वो भी यही काम करता है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन करता है इस खेल का,
वो भी अपना एक टीम उतारता है। तो वो क्या करता है कि शुरुआत से अपना टीम को नहीं खिलाएगा, वो अपना टीम पहले साइड रखेगा। एक वो साइड कर लिया, यहाँ भी वो अपना टीम को नहीं खिलाएगा, साइड कर लिया। जब 2 राउंड का खेल ख़त्म हो गया तब अपना टीम कमेटी को बीच में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ से वो जब 32 टीम आया तो उसमें वो डायरेक्ट एंट्री कर लिया, यानी 125 में पहले वो आधा यानी कि एक टीम को साइड कर दी, ये टीम साइड हो गया, यानी 124 टीम लड़ा तो ये 62 को टीम रहा, 62 टीम बाहर हो गया। फिर 62 टीम आपस में लड़ा तो 31 टीम रहा और 31 बाहर हो गया। अब एक टीम का कम था तो वही टीम यहाँ पर शामिल हो गया। तो कुल मिलाकर अब 32 टीम, यहाँ से राउंड चालू होते हुए लास्ट में विनर होता है। समझ आ गया होगा, ऐसे दिया होता है इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं होगी। तो पहली बात, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में के बीच कितनी संख्याएं होगी। तो हम लोग जानते हैं कि 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर होता है 999 और 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर 999। तो बोल रहा है दोनों के बीच में 5 से कितना आदमी कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 9999 इतना के बीच में 5 से कितना नंबर कटेगा, तो इसको 5 से भाग दे देते हैं। कितना होगा, 5 एकम 5। तो जब 999 को अगर हम लोग 5 से भाग देते हैं तो मिलेगा 1999। पॉइंट के बाद कुछ बचेगा बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 1 से लेकर 999 के बीच में 5 से भाग देते हैं, कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 199। तो हम समझ गए 1 से लेकर 999 के बीच में 199 संख्या 5 से कटता है और 1 से लेकर 9999 बीच में 1999 संख्या कटता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का हुआ, 0081। तो हम कह सकते हैं 1800 संख्या ऐसा है जो 999 और 9999 के बीच में आएगा। 1800 संख्या जो 5 से कटता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट समय लेती है। यदि दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी 45 का स्पीड से जा रही है तो दूसरी कितनी होगी। ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आना चाहिए क्या बोला जा रहा है। एक फॉर्मूला बहुत पहले बता चुके हैं कि जब कोई 2 आदमी एगो x का स्पीड से एगो y का स्पीड से जा रहा होता है तो बीच में कहीं मिलता है। मिलने के बाद x को y तक पहुंचने में t1 समय लगता है जबकि इसको पहुंचने में t2। तो फॉर्मूला होता है x का चाल बटा y का चाल रूट अंडर t2 बटा t1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ था कि अगर दिल्ली से जाने वाली रेलगाड़ी जो कि दिल्ली से और पटना क्रमशः तो पहला ही ट्रेन x था, ये 45 दिया हुआ है और दूसरा का पता नहीं, ये x है। पहल का समय को नीचे लिखते हैं क्या कि t1 नीचे है। तो 4 घंटा 48 मिनट को पहले साइड में तोड़ लेते हैं। 4 घंटा और 48 मिनट, ये 4 बार में, ये 5 बार में। 5 चौक 20, 4 24 यानी 24 और बट्टा में हो जाएगा 5। तो 5 ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद क्या दूसरा टाइम, तो दूसरा टाइम है 3 20, 3 अब 20 बटा 60। ये 1 बटा 3, 3 3 9 और 1 10 यानी 10 ऊपर और 3 नीचे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 बार में, 5 बार में और ये हो जाएगा 12 बार में। तो 5 5 25 और 12 तिया 36। तो हम लोग जानते हैं 5 5 25 यानी 5 बाहर निकलेगा और 36 का 6। अब ये 5 इससे कटेगा 9 बार में और 9 छक 54। तो हम कह सकते हैं जो y है उसका स्पीड कितना था, 54 का स्पीड था। जो y है उसका स्पीड कितना था, 54 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला बहुत बार बता चुके हैं, इसको ध्यान रखना। तो ऐसे बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। उन्हें पता चलता है कि उनके लाभ का अंतर 100 रुपये है। यदि उनके दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों को 25% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो हम लोग 2 टाइप का कोई भी बिजनेस करता है। एक बिजनेस
जैसे कि अगर किसी आदमी को कहीं पर रखा जाता है काम पे, तो उसको बता दिया जाता है कि इस वस्तु का दाम 100 रुपया है, आपको 25% लाभ पर बेचना है, यानी वो उसको कितना में बेचेगा, 125 पे। इस प्रकार वो क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। और एक जगह पर जाने पर बोला जाता है कि आपको ये 100 रुपया का चीज़ है, इस 100 रुपये का चीज़ को बेचना है, तब आपको इसका 25% लाभ दिया जाएगा। तो जब वो 100 रुपया में बेचेगा तो आदमी को उसका 25 रुपया लाभ दिया जाता है, यानी वस्तु को पर वस्तु को बेचने पर उसका प्रॉफिट बताया जाता है, और एक में क्रय मूल्य से जितना बढ़ाकर बेचेगा उतना लाभ दिया जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग क्रय मूल्य से ही लाभ निकालते हैं, किसी भी चीज़ का लाभ जो होता है हम लोग क्रय मूल्य का तुलना करके निकालते हैं। बट यहाँ पर कहता है कि लवली अपना प्रतिशत लाभ का गणना विक्रय मूल्य से करता है, जबकि बंटी अपना प्रतिशत लाभ का गणना क्रय मूल्य से करता है, और दोनों के लाभ का अंतर 100 रुपया है और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। लाभ का प्रतिशत 25% है, तो विक्रय मूल्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू सबसे आसान बना सकते हैं, और नहीं अगर ऑप्शन से नहीं बनाना है, प्रोसेस से बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आदमी जो सोच रहा है कि उसको विक्रय मूल्य से लाभ होने वाला है, तो मान लेते हैं उस वस्तु का विक्रय मूल्य x था, तो उसको x का 25% लाभ होगा, यानी पहला आदमी को x का 25% लाभ हुआ, यानी इतना रुपया x/4, यानी पहला आदमी जो कि लवली, उसको जो लाभ हुआ है x/4 हुआ है, x/4 हुआ है। और रहा बात कि बंटी जो है वो क्या है, तो जितना भी वस्तु का दाम था, तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य था y का वो 25% बढ़ा कर बेचा, और तब जाकर वो बिका कितना में, तो वो बिका था x रुपया में। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/5, तो कितना हो जाएगा इसका लाभ। तो एक्चुअली वस्तु का जो हम लोग क्रय मूल्य है उसको भी मानना पड़ेगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य x था और इतना उसको लाभ हुआ, तो इससे इसको घटा देंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा लाभ, तो x माइनस x/5, यानी यहाँ पर लाभ हुआ x/4, जबकि यहाँ पर लाभ हुआ x/5। यही दोनों के बीच का डिफरेंस 100 रुपया है। अब आराम से हम लिख सकते हैं x का /4 और x का 5, ये कितना अंतर है, 100 का। तो x बराबर हो जाएगा 20, यानी x बराबर हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर क्या पूछा था, तो पूछा था बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2000। एक बार फिर समझाते हैं कैसे बनाए इसको। पहले बोला कि लवली वस्तु का विक्रय मूल्य को x माने, ये जो x हम मान रहे हैं वो किसको मान रहे हैं, x जो है वो SP है, तो कहता है कि वो SP का 25% लाभ कमाया, तो x का 25% हो गया x/4, जबकि जो बंटी है वो वस्तु का क्रय मूल्य को मान रहा है y का 125% बढ़ाकर बेचा तो x, तो जो क्रय मूल्य निकला वो कितना निकला, तो क्रय मूल्य निकला 4x/5। हम लोग जानते हैं लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसलिए हम लोग विक्रय मूल्य जो x माने थे उसमें 4x/5 को घटा दिए, जिससे मेरा क्या निकल गया, लाभ निकल गया, और दोनों के लाभ में 100 रुपये का अंतर है, जिससे मेरा x का मान 2000 आ गया। तो हम कह सकते हैं वस्तु का SP जो है वो 2000 है। लेकिन अगर इसको हम ऑप्शन टेस्ट करें तो ऑप्शन टेस्ट में क्या रहेगा, उसमें तो और आसान पड़ सकता है, बट ऑप्शन 4 को रहता है, इसमें पकड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो 2000 में कोई वस्तु बेचा तो एक को उसका 25% लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ, 500 रुपया। और एक वस्तु जितना भी दाम था उसका वो 25% बढ़ाकर बेचा, तब बिका था 2000 में, तो वो बिका था कितना में, 2000 में। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, आइए 4 से कट गया, तो यानी 4 चौक 16, तो हम कह सकते हैं 1600 में बेचा। तो अगर 2000 का चीज़ 1600 का चीज़ 2000 में बेच रहा है तो 400 लाभ कमा रहा है, तो यहाँ इसको 400 का लाभ हुआ, यहाँ पर इसको 500 का लाभ हुआ। तो क्या दोनों में 100 रुपये का डिफरेंस है, तो देख रहे हैं हाँ 100 रुपये का डिफरेंस है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल की एक टेप को
4% टूट गया और शेष का 25% दोषपूर्ण पाया गया। यदि टूटे हुए दोषपूर्ण बल की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जितना भी खेप था पहला बार उसमें 4% टूट गया, इतना टूट गया, तो बचा कितना, तो बचा x का 96%। अब ये जो बचा उसका भी 25% टूट गया, तो ये दोनों को जोड़ने पर दिया हुआ है कितना, तो टोटल 112। ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पूछा था कुल कितनी संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलकुलेट करने पर 400। हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, 400। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये 25 से कट जाएगा, ये 4, ये 16, 16 और 1 17, 17, 17x बटा 25 अब बराबर हो जाएगा 112। इस 17 से कट गया कितना बार में, तो 17 से कट जाएगा 7 बार में, तो ये दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा आराम से आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 9x x 49 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं 9 बटा x बराबर x बटा 49, कैलकुलेट करेंगे तो 7 21 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, एक आदमी इतना में 2 मेज खरीदता है, यदि उस पर एक पर उसको बेचने पर 6% हानि जबकि दूसरे को बेचने पर 7.5% का लाभ होता है, तो कुल मिलाकर ना तो लाभ या ना तो हानि हो तो क्रय मूल्य बताइए। तो टोटल दोनों का दाम में कितना में खरीदा था, इतना में, तो 2 को 2 भाग में तोड़ देते हैं, एक को x और एक को 1350 माइनस x। कहता है एक को बेचेंगे 6% का हानि पर, हानि मतलब हो जाएगा 94%, और एक को बेचेंगे 7.5 का लाभ पर, जिससे हमको दोनों को जोड़ कर लिखने में ना तो लाभ और ना तो हानि यानी 1385 मिलेगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बस इसमें क्या किए, तो x का 94% प्लस 1350 माइनस x का 107% बटा 100, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 1350 आएगा। कैलकुलेट करेंगे आराम से आंसर आ जाएगा, और दोनों में x और ये दोनों का निकाल करके घटाना है तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी अपने घर से कार्यालय जाने में निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 10 मिनट लेट, और 40 से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में लोग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं d1 इंटू d2 बटा d2 माइनस d1, सॉरी d2 नहीं, सॉरी क्या लिख दे रहा है, s1 इंटू s2 माइनस s1 इंटू टाइम डिफरेंस। तो स्पीड दिया हुआ 30-40, 30 गुना 40, और 30 में 40 घटेगा तो 10, और एक बार डिफरेंस 10 का था, वह 5 का, 10 5 15 बटा 60। तो हम कह सकते हैं दूरी हो जाएगा 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो अगला है कि जिस समय 8 मीटर ऊंचा पेड़ तो छाया था 14, 8 का पेड़ छाया था 14। अबरी कहता बिजली खंभा का छाया 28 है, तो खंभा कितना होगा x, ये इससे दुगना बढ़ा तो ये इससे दुगना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो हम कह सकते हैं खंभा कितना मीटर का 16, परछाई दुगना हुआ तो लंबाई भी दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक लिफाफे को बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार वाले एक कागज़ की आवश्यकता होती है तो 72 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर आकार वाले कागज़ की सीट कितनी लिफाफे बनेंगे। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग कि बड़ा वाला कागज़ में से एक वो लिफाफा को भाग दे देंगे, ये 4 बार में और ये भी 4 बार में, 4 चौक 16, तो हम कह सकते हैं कितना लिफाफा बनेगा, 16 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस चार्ट में से फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयन किया गया है। तो फुटबॉल में महिला कितनी है, तो देख रहे हैं कि टोटल 500, और 500 में 20% महिला और महिला में 10% चयन हुआ है। तो पहले हम लोग 500 का 20% निकालेंगे और उसका फिर 10% चयन किया है, तो ये आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10 गो महिला का चयन होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बास्केटबॉल में चयन पुरुष और महिला, तैराक में चयनित पुरुष का अनुपात बताइए। तो पहले बास्केटबॉल में निकालेंगे कितना पुरुष चयन हुआ है, तो 380 में बास्केटबॉल में जो चयन हुआ है वो 50 गो पुरुष था 50%, और जिसमें 20 हुआ है, तो 380 का 50 का 20, ये हो गया बास्केटबॉल। 38 गो। और अगला बात करें क्या चीज़ का बात था, तो अगला जो बोल रहा था वो कहता है कि बास्केटबॉल और तैराक में 350 में पुरुष था 40 और उसमें चयन उसका 10% हुआ है।
तो ये कितना हो जाएगा 14 ठो। तो ये दोनों का अनुपात पूछा है, तो 38 और 14 का अनुपात निकालेंगे तो काटेंगे तो 19 और 7 हो जाएगा आंसर। 19 और 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है वॉलीबॉल में महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागी कुल संख्या के लगभग कितना % है। तो पहले बास्केटबॉल में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, तो बास्केटबॉल में महिला लोग जो है वो 50% है, तो 380 का 50%, सॉरी वॉलीबॉल में 700 का 70%, 7 7 49 यानी कि 490। और क्रिकेट में कितना पुरुष है, तो क्रिकेट में पुरुष है 1020 में 60%, 0 0 कट गया, 6 दूनी 12 6 यानी 612। तो इसका परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज आ जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन कि 9000 खिलाड़ियों के क्रिकेट में भाग लिया और 8000 लिया वॉलीबॉल में, तो तालिका में दिए गए का उपयोग करके क्रिकेट और वॉलीबॉल में चयन होने वाले महिलाओं का अनुपात बताइए। यानी कि नंबर को चेंज कर देना है। तो 9000 को अगर भाग लिया, क्रिकेट के भाग लिया है, तो क्रिकेट में महिला कितनी थी, तो महिला थी 40% और 40% में चयन 8 का हुआ है, 8% का, तो ये महिला हो गई। और उसके बाद क्या बोला था कि 8000 कर दे वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल में महिलाओं का चयन 70% हुआ है, यानी 8000 का 70% महिला थी और चयन हुआ था 12%। यही दोनों का अनुपात पूछा है। 100 100 100 100 कट गया, अनुपात ऐसे निकाल दे रहे हैं। और क्या कटेगा, 3 शून्य 3 शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, तो बचा क्या 8 8 भी कट गया, तो 9 चौक 36, अब 12 सत्ते 84, अभी भी कट रहा था और भी काट लेते हैं, एक बार में 3 बार में, 3 से 3 कट गया, तो 3:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:7। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है रूट वाला में, रूट वाला में तो बन जाएगा आराम से। इसको बोलेंगे 9, इसको बोलेंगे 0.9, इसको बोलेंगे 0.09, इन सबको जोड़ेंगे तो 9.99। अब उसको गुना करना है कितना से, तो 100 यानी कि 999 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया। कोई लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।